दोस्तों अगर आप भी एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी करते टाइम बहुत सारे मिस्टेक्स आप लोग करते होंगे। उन सभी मिस्टेक्स आप लोग ना करो और अपने स्टडी में अपने 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से करके आप अच्छे परसेंटेज स्कोर करो। ये सभी चीज अगर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो कि है कि 9th स्टैंडर्ड के अगर आप एक स्टूडेंट है तो ऐसी किन बातों का आपको ख्याल रखना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स ऐसी है जो आपको नहीं करना है आपकी इस पूरे 9th की जर्नी में। अब ये जर्नी छोटी जर्नी तो है नहीं कि 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाए, ये एक कंप्लीट जर्नी है जो कि लगभग 9 10 11 महीने चलती है। और आपको पता ही है कि 9th स्टैंडर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टैंडर्ड आता है दोस्तों वो होता है 10वीं। और 10वीं हमारे पूरे लाइफ का, पूरे एकेडमिक करियर का ये हमारा पहला पड़ाव होता है, पहला स्टेप होता है। और इसको अगर हमने सक्सेसफुली पार कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से पार कर लिया, तो हमारी आने वाली जो जर्नी होती है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हो तो जरूर से इस वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, एंड तक देखना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर तो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, मैं आपको क्लियर ही बोल रहा हूं कि नेवर अंडर एस्टिमेट 9th स्टैंडर्ड। अब बच्चे क्या करते हैं पता है, 9th स्टैंडर्ड है, ठीक है चलो कोई बात नहीं यार, 9th स्टैंडर्ड है, इजीली लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, पासिंग मार्क्स लेकर आ जाएंगे और 10th स्टैंडर्ड में चले जाना है अगले साल, और जो भी पढ़ना है बोर्ड के हिसाब से अगले साल पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों का मेंटालिटी होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9th में मेरे 90% आ रहे हैं, 80% आ रहे, उतना फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे का माइंडसेट ऐसे ही काम करता है और वो टोटली अपने 9th को क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको 9th को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड जो होता है दोस्तों वो आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप 9th स्टैंडर्ड को देखोगे तो जब आप 8th स्टैंडर्ड से 9th में आ जाओगे तो 8th स्टैंडर्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप देखोगे 9th स्टैंडर्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको फर्क पता चलेगा। क्या फर्क है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि कंप्लीटली डिफरेंट होता है 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से। 9th स्टैंडर्ड जो होता है वो 8th स्टैंडर्ड से डिफरेंट होता है। क्यों होता है, अगर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर गौर करोगे यहां पे तो हमको पता है 8th स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, करेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट होता है और एक मैथ सब्जेक्ट होता है और इसके अलावा एक होता है SST। लेकिन अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स को हम ओपन करें, 9th में भी यही चीज है, साइंस मैथ SST है, लैंग्वेज छोड़ के, लैंग्वेज तो अलग चीज है, उसकी बाद में कर लेंगे। लेकिन ये तीनों स्टैंडर्ड सब्जेक्ट को अगर हम 9th स्टैंडर्ड में देखेंगे तो यहां पे जो साइंस है अब वो पहले वाला साइंस नहीं रहा जो बहुत ज्यादा इजी था। यहां पे जो 9th स्टैंडर्ड में जो साइंस आ रहा है अब उसके अंदर कैटेगरीज ज्यादा आपको देखने मिल जाएगी। क्या कैटेगरीज होती है भैया, साइंस में आपको फिजिक्स के पार्ट देखने मिल जाएंगे जिसमें कुछ कैलकुलेशन हो सकते हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। आप एक टॉपिक अगर मैं बताऊं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक टॉपिक है, उसमें इतने सारे अंदर न्यूमेरिकल्स है और इतने सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। टाइम और डिस्टेंस के ग्राफ है, वेलोसिटी के ग्राफ है, न्यूटन के तीनों लॉ हैं, ये सभी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका अगला चैप्टर आप डिस्टेंस वाला देखोगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जिसमें है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इतनी सारी चीजें हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने मिल जाएगी और जिससे आपको रियलाइज होगा कि यार 8th स्टैंडर्ड का जो साइंस था ये तो बहुत सिंपल था और ये 9th स्टैंडर्ड का जो साइंस है वो थोड़ा हार्ड भी है और ज्यादा वास्ट भी है, ये आपको पता चलेगा। सेम उस प्रकार मैथ्स, 8th स्टैंडर्ड में जो आपने मैथ्स पढ़ा था बच्चा, सिर्फ और सिर्फ वो एक जनरल मैथ्स था, कुछ उसमें ऐसा था नहीं। जनरली आप क्या पढ़ रहे थे मैथ्स के अंदर, नॉर्मल सा लॉस पढ़ रहे थे, HCF LCF पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जो भी है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल्स पढ़ रहे थे, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे आप 9th में आ रहे हो या फिर आ चुके होंगे तो आपने देखा होगा कि भैया ये तो मैथ्स पहले जैसा रहा ही नहीं है। अब ये मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक अलजेब्रा मैथ्स 1 और एक ज्योमेट्री जो कि है मैथ्स 2। तो ये क्या चीज है भाई, अलजेब्रा क्या है, ज्योमेट्री क्या है। तो यहां पे जो 8th स्टैंडर्ड में जो आपने मैथ्स पढ़ा था वो एक नॉर्मल मैथ्स था जिसको आराम से टैकल किया जा सकता है। लेकिन 9th में जो मैथ्स है ये आपके लिए एक नया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, दुनिया में कोई चीज हार्ड नहीं होती है, बस करने आना चाहिए और सीखने आना चाहिए। हर कोई चीज कर सकते हैं। आसमान में लोग इमेजिन कर सकते थे कि कभी एरोप्लेन उड़ सकता है, स्पेस शटल चल सकता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे, दूसरे प्लेनेट पे हम जा सकते हैं, कभी किसी ने सोचा था क्या? लेकिन पॉसिबल हो रहा है ना आज के डेट में। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस करने आना चाहिए और सोचने आना चाहिए, बस वही कहने का मतलब है मेरा। तो ये मैथ्स में जो अलजेब्रा ज्योमेट्री है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हार्ड है, लेकिन ये अलग जरूर है आपके 8th स्टैंडर्ड वाले मैथ्स से। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब पॉइंट नंबर 1 हमारा जो चल रहा है, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है। तो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। और तीसरा चीज है SST। 8th स्टैंडर्ड में आपने SST क्या पढ़ा था? हिस्ट्री पढ़ा था,
ज्योग्राफी पढ़ा था और सिविक्स पढ़ा था। यहां पे आपके सब्जेक्ट थोड़े से चेंज हो रहे हैं, हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी अगेन आ रहा है, लेकिन यहां पे सिविक्स इज कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल साइंस। यहां पे आपको पॉलिटिक्स वाली चीजें थोड़ी ज्यादा नजर में आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें ज्यादा नजर में आएगी, तो वो आपको एक चेंजेस नजर आएगा और थोड़ा सा लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं ये आपको चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। अब सिलेबस जो है, यहां पे सब्जेक्ट तो डिफरेंट है, लेकिन सिलेबस जो है 8 स्टैंडर्ड के कंपेयर करोगे तो काफी डिफरेंट तो है ही, साथ साथ थोड़ा वास्ट भी है। क्योंकि 8 स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे तो चैप्टर्स जो होते थे वो काफी छोटे होते थे, या 2 पन्ना पलटा 2 पेज पलटा अपना चैप्टर कंप्लीट। लेकिन 9th में जब आप आ रहे हो और आप देखोगे तो यार आपको रियलाइज होगा कि ये जो चैप्टर्स है वो काफी बड़े हैं, वास्ट है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इन ऑर्डर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आप हमारे वीडियोस भी देखो, हमने सारे वीडियोस पहली बात तो रिकॉर्ड करके रखे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट के सारे स्टैंडर्ड के लेक्चर वीडियोस हमारे इस चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे है। तो अगर आप मान लो कंपेयर कर लो, आप 8 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई किया होगा हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से, ठीक है, अब 9th में आओगे तो 9th स्टैंडर्ड के हमारे वीडियोस देखो, मैथ्स के देखो, साइंस के देखो, तो आपको पता चलेगा कि 8 स्टैंडर्ड के जो सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो, उसके जो वीडियोस थे वो 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जा रहे थे। लेकिन यहां पे 9th में एक ही चैप्टर्स को कराने में 5-5, 6-6, 7-7 लेक्चर्स लग जा रहे हैं, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है पढ़ाने के लिए। तो यार सोचो पढ़ने के लिए भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो वही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। 8 में चिल रहते थे, ठीक है हो जाएगा बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन 9th में ऐसा नहीं चलेगा। 9th आपका पहली बात तो बेस डिसाइड करेगा 10th का, वास्ट है तो ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट स्टडिंग अर्ली, यही सही मौका है। जून मिडल आ चुका है, स्कूल्स किसी भी वक्त रीओपन हो चुके होंगे आपके, ठीक है, और देखते ही देखते 1-1.5 महीने के अंदर आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम शुरू हो रहा होगा, जिसमें स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स आ रहे होंगे, जो भी चैप्टर्स आ रहे होंगे। तो ये चैप्टर्स को आपको समझना पड़ेगा, और ये जो टाइम चल रहा है अभी ही आपके पास मौका है कि हमारे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, कंसेप्ट क्लियर करो और उसको लर्न करना स्टार्ट कर दो। जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं एग्जाम में। लर्न करके एग्जाम में लिखना होता है, वर्बली सुनाना नहीं होता, आपको लिखना पड़ता है। एंड यू हैव टू, या मतलब बाय हार्ट करना पड़ेगा उसको, वो चीज आप समझ के चलो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और है हम बात कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9th स्टैंडर्ड जो होगा ये बेस है 10th स्टैंडर्ड का, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में 9th में आए तो 9th इज डिफरेंट, लेकिन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड इज समवॉट सिमिलर। और 9th स्टैंडर्ड जिसने मजबूत कर लिया होता है, यानी कि जो बिल्डिंग होती है, अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसका जो नीचे का फाउंडेशन होता है, जो जमीन के अंदर घुसा हुआ होता है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, बेस बोलते हैं, अगर वो जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी कितनी भी बड़ी ऊंची इमारत उसके ऊपर खड़ी कर दो, वो बिल्डिंग जल्दी गिरती नहीं है। लेकिन अगर ऊंची बिल्डिंग है और नीचे का जो फाउंडेशन है वो कमजोर है ना, तो एक नॉर्मल सा तूफान भी आ गया ना, बारिश आ गया, कुछ आ गया ना, तो बिल्डिंग जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि 9th स्टैंडर्ड को जितना कंसेप्ट वाइज मजबूत कर सकते हो उतना कर लेना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड फिर आपको इजी लगेगा। 10th स्टैंडर्ड में आपको समझ में आ जाएगा, ज्योमेट्री में समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है, ये जो भी फंडे है, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये सब आपको समझा हुआ रहेगा। 10th स्टैंडर्ड में जब पहुंचोगे तो आपको वो जो चीजें समझा रहे होंगे 10th स्टैंडर्ड में, आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा कि अच्छा ये तो मैंने पहले से पढ़ रखा है, अच्छा इसका कंसेप्ट तो ये मुझे आता है। तो ये चीज मैं इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं। एंड द मोर यू स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड द मोर एंड द बेटर विल बी योर 10th स्टैंडर्ड। ये हमेशा बात मेरी याद रखना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा ये। 9th स्टैंडर्ड जो बच्चे खराब कर देते हैं उनका 10th स्टैंडर्ड भी समवॉट खराब होता है, लेकिन जो 9th स्टैंडर्ड बेटर कर लेते हैं वो 10th स्टैंडर्ड में बहुत बेहतर परफॉर्म करके दिखाते हैं। एंड आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है आपका सब्जेक्ट्स, साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका टफ वाला पार्ट कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एनालाइज नहीं करते हैं, तो हमेशा मैं बोलता हूं आप स्वॉट एनालिसिस करो। इसके ऊपर मैंने वीडियो जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल पे बनाया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट मतलब क्या होता है? एस मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी एंड T मतलब थ्रेट। मतलब आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसको देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। मान लो आपका साइंस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि साइंस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा, थोड़ा कम टाइम दूंगा तो भी मेरा अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरा है वीकनेस। अब वीकनेस क्या है आपका? तो पहली बात देखो कि यार आपको सब्जेक्ट कौन सा कमजोर लगता है। जैसे मेरा कमजोर सब्जेक्ट था मेरे 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री, तो मुझे ज्योमेट्री में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप देखो कि आपके लिए टफ सब्जेक्ट क्या है, टफर क्या है आपके लिए, कि भैया साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस चारों मिलके आते हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज, एक ही बार होता है लेकिन अलग अलग समझ में आ रहा है टॉपिक्स होते हैं। तो आपको क्या वीक है भाई, केमिस्ट्री वाला पार्ट जहां पे आता है वहां आपकी कमजोरी है, या फिर बायोलॉजी वाला पार्ट जहां पे आता है, फिजिक्स वाला पार्ट जहां पे आता है वो कमजोरी है, तो वो एनालाइज करो और उसके ऊपर मेहनत करना काम करो। ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, ये देखो कि भाई क्या मौका है मेरे पास, ये जो मौका आपके चल रहा है वैकेशंस का, अर्लियर टाइम का, कोई प्रेशर नहीं है, तो ये मौके का फायदा उठाओ, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और जरूर से करना। और टी मतलब थ्रेट, की किस चीज से आपका खतरा है, क्या चीज आपको रोकती है, क्या आपका प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, चीजों को टालते आ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, किस चीज से आप रुक रहे हो,
90% लाने से आपको क्या रोक रहा है, ये सभी चीज अगर खुद से एनालाइज कर लोगे ना बच्चा, कोई आपको नहीं रोक सकता टॉप करने से और आगे जाके अपना उज्जवल भविष्य बनाने में। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। तो बस यही है, आपको बस अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से एनालाइज करना है। मेरी तरफ से हमेशा आपके लिए मेहनत करके हम रख चुके हैं, मेरी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जरूर से मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने 9th स्टैंडर्ड को भी रॉक करके दिखाओगे और 10th स्टैंडर्ड को और बेटर बनाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यही था हमारे वीडियो बनाने का मेन मकसद, जो आपको एक तरीके से मोटिवेट कर सके और बहुत सारी चीजों में आपकी मिस्टेक्स को जो है वो होने ना दे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।